everyone, this is Decode Haryana and I'm Gitanjali Gayatri. We are joined today in the Tribune office by Haryana BJP in charge, Mr. Satish Punia, who has architected the win of the BJP in the state by staying on ground. Over to him now. आपका स्वागत है पुनिया जी. थैंक यू, धन्यवाद. पुनिया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो फॉर दिस मैसिव विन, हैट्रिक जो अभी तक हरियाणा में कभी नहीं किया था किसी पार्टी ने, उसके लिए. तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपने ये एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट थे, वो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड मल्टीपल रीजंस थे फॉर यू नॉट टू विन दिस इलेक्शन. तो आप कैसे जीते? देखिए, राजनीति में हार और जीत के कोई एक फैक्टर नहीं होता है. हाँ जी. और जीत होती है तो उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. ये तो मानता हूँ कि 10 वर्षों की सरकार के समय कुछ कार्यकर्ताओं में, जनता में कुछ मुद्दे, शिथिलताएं होती हैं, उदासीनता होती है, और भी कुछ चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि लोकतंत्र है तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जीत हुई है, शानदार हुई है, ऐतिहासिक हुई है, तो इससे सबसे पहले मैं इसको श्रेय दूंगा हरियाणा की जनता को, जिसने नेशनल एजेंडे पे वोट किया, स्टेबिलिटी पे वोट किया. और सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम कीजिए, जैसे बिना खर्ची और बिना पर्ची केवल जुमला नहीं है, स्लोगन नहीं है, वो ज़मीन पर था, लोगों को उससे वास्तव में मदद मिली थी. इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मोदी सरकार के जरिए 152D पे जब कोई चलता है तो उसको एहसास होता है कि यहाँ कुछ हुआ है, बदला है. तो बहुत सारे कारक हैं. मैं उसको बहुत कम शब्दों में यही कहूँगा कि ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, हरियाणा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है. और मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि कोई जब जीत होती है तो कोई एक व्यक्ति नहीं जीतता, एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं होता, उसमें एक टीम को पूरा होता है. तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं विनिंग टीम का हिस्सा हूँ. जैसे क्रिकेट में हम वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो सब खिलाड़ियों के चेहरे पे जो खुशी होती है, उसी तरीके की खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ. इसलिए ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है. पहली बात तो एक मिथक था, एक परसेप्शन था कि हरियाणा में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती. हमने एक बार बनाई 14 में, फिर कहा दोबारा नहीं बन सकती, दोबारा बनाई. फिर एक धारणा थी कि तीसरी बार तो बन ही नहीं सकती, यानी 52 वर्षों के इतिहास में तीसरी बार सरकार बनना. तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा, लेकिन जैसा अक्सर आप लोगों के सर्कल में या बाहर जो लोग एनालिस्ट हैं वो चर्चा करते हैं, ये चमत्कार था, पर ये चमत्कार नहीं था. इसके पीछे परिश्रम था, अच्छी स्ट्रेटेजी थी, अच्छा मैनेजमेंट था. और इलेक्शन तो आजकल मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग ज़्यादा है, मैनेजमेंट ज़्यादा है, और वो सब हमने माइक्रो लेवल पे किया. आप लोगों ने ये कहा जा रहा था ड्यूरिंग द कैंपेन कि मोदी जी की रैलीज कम हुई इस बार. अनलाइक लास्ट टाइम 10 रैलियां हुई, इस बार सिर्फ 4 रैलियां हुई. तो ये परसेप्शन था कि मोदी जी आना नहीं चाह रहे, हरियाणा हार रही है बीजेपी इसलिए. तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही आप लोगों की? ये गॉसिप है. मेरे ख्याल से हर इलेक्शन की अपनी कैंपेन की एक स्ट्रैटेजी होती है, और पिछली बार ज़्यादा की, इस बार कम की. लेकिन यदि हिसार की प्रधानमंत्री जी की रैली को यदि देखेंगे तो अपने आप में ये इंडिकेशन आ रहा था कि हिसार जैसी जगह इतनी बड़ी मैसिव रैली हुई है, उसका मैसेज बहुत जगह था. इस बार हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्लब किया, इसलिए रैलीज की संख्या कम हो गई, साइज बड़ी थी. हमने एक एक जगह 20-20, 22-22 कैंडिडेट्स को एक फ्लोर पर लेके आए. उस एरिया के पूरे लोग थे, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा माइलेज उनकी रैलीज का ले सकें. तो प्रधानमंत्री जी का, उनका व्यक्तित्व, उनका काम, पिछले 10 सालों का जो काम, मैं समझता हूँ कि देखने के लिए, सुनने के लिए इसलिए आते थे कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, इनके जरिए जो बदलाव आया था वो आम आदमी ने धरातल पर महसूस किया था. इसलिए उनका मैं एक्स्ट्रा क्रेज फील कर रहा था कि हरियाणा में मोदी जी को देखने सुनने लोग आना चाहते हैं कि वो क्या कहेंगे, आगे उनकी नीति क्या रहेगी. तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से हमने क्लब किया, इसलिए रैली की संख्या ज़्यादा हुई, लेकिन हमें वॉल्यूम ज़्यादा मिला. दूसरा, इसको हमने कैंपेन को भी कुछ अलग अलग तरीके से डिजाइन किया था. यूँ तो बहुत लोग आए थे, पर उसके बीच बीच के रेगुलर इंटरवल में जो लोकसभा के दौरान कुछ कमी रही थी, उसको दुरुस्त करने के लिए हमने दरवाजे दरवाजे तक दस्तक दी. और इसलिए हम रैलीज के जरिए लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहुत इंगेज भी नहीं करना चाह रहे थे. इसलिए कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी और हम शांति से काम कर रहे थे, इसलिए हम जमीन पर काम कर रहे थे. इसलिए उसमें रैली का परिमाण उतना ही रखा जितनी जरूरत थी. आपकी 48 सीट्स आई इस इलेक्शन में.
तो इससे पहले 48 नहीं टच करा बीजेपी ने, तो इतने बड़े मैंडेट का क्या रीजन रहा आपकी राय में? देखिए, मैंने जो कहा कि और कब से आपने काम शुरू करा इस पर बेसिकली? मैंने जो कहा कि एक फैक्टर नहीं होता, इसकी एक अच्छी इलेक्शन एक तरीके का इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, हमें एक बुनियाद खड़ी करनी होती है, उस पर इमारत खड़ी करनी होती है। इसलिए जो मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाऊं तो हरियाणा की जनता का मिजाज जो मैं समझ पाया था, मैं बिल्कुल पड़ोस का ही हूं और एडजॉइनिंग सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज लगती हैं, रिश्तेदारियां हैं, मित्रता है, संबंध है, तो हरियाणा को मिजाज से मैं समझता था कि लोगों की सोच क्या है। लेकिन एक जो मैं सोच समझ पाया वो थी कि हरियाणा का आदमी दो काम करता है। एक तो बहुत ट्रेडिशनली कांग्रेस के खिलाफ रहा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के, कांग्रेस की सरकार के। दूसरा, वो नेशनल एजेंडा पे वोट करता है। यहाँ का चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, या आवाम का कोई व्यक्ति हो, वो दिल्ली की सरकार से या देश के एजेंडे से साम्यता रखता है। और इसलिए जब लोग कहते थे कि यहाँ राम मंदिर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, 370 का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ देशभक्त लोग रहते हैं, यहाँ राम भक्त लोग रहते हैं, उनको उनसे ताल्लुकात है, उनसे सरोकार है। और इसलिए ये हरियाणा की जो जीत थी इसमें एक समग्रता थी। लेकिन जो हरियाणा का मिजाज है वो नेशनल एजेंडे पे रहता है। तो एक बड़ी बात तो ये थी कि बहुत शुरू से ही चौधरी देवीलाल जी से लेके बंसीलाल जी तक, उन्होंने जो पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग हो गए, उनको मैंडेट मिला, 10 वर्ष में बीजेपी को मिला। तो इसलिए एक तो पहली बात तो ये थी कि कांग्रेस हरियाणा के लोगों की हमेशा पसंद नहीं रही है। दूसरा, जो उनका 10 साल का जो पहले का कार्यकाल था उसके बारे में, करप्शन के बारे में, अराजकता के बारे में, अनार्की के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये चर्चाएं आम होती थी। तो लोग, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के प्रति मरे जा रहे हों, कांग्रेस के प्रति उनका अनुराग हो। और बीजेपी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है कि दुराव कर दिया हो कि बीजेपी को स्वीकार ही नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये आपको कैसे एहसास हुआ, कब हुआ? जी, इसमें जब मैं 2024 के इलेक्शन के लिए जब मैं आया था लोकसभा के लिए, अब हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया तो मेरा भी दिल धड़कता था कि इतनी सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं। तो मैं जब पहली दफ़ा आया था तो मेरे आने से पहले यहाँ विधान लोकसभा के कैंडिडेट्स का चयन हो चुका था, कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे, काफ़ी काम हो चुका था। मुझे 22 दिन मिले। 22 दिन के भीतर जो मैं जितना समझ पाया था पूरे हरियाणा का मूवमेंट करके, कि जो बाहर जो चर्चा थी कि नहीं हरियाणा में तो लोकसभा में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी, या मैं टीवी पर देखता था एनालिसिस करते करते एनालिस्ट कहते थे कि 2 आएंगी, अंबाला आएगी, करनाल आएगी, वगैरह वगैरह। पर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिविटी है जनता के बीच में, कामों को लेके, सरकार को लेके, केंद्र सरकार को लेके भी। हमने 5 सीटें जीती। शुरुआत वहीं से होती है। आपका जो प्रश्न है कि आपने कब सोचा, कब क्या किया, तो मैंने ये कहा जब लोगों ने कहा कि बीजेपी एक सीट नहीं जीतेगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। मुझे इसी बात पर एतराज था कि जमीन पर जाते जाते कुछ चीजें फील होती थी। अल्टीमेटली हम 5 सीटें जीते। लोगों ने कहा कि बीजेपी 5 सीट हार गई। मैंने कहा बीजेपी 5 सीट जीत गई। अब देखने का नजरिया है, ये पानी का गिलास है, ये आधा भरा हुआ है। हाँ जी। तो नेगेटिव आदमी ये कहेगा कि आधा खाली है। हाँ। पॉजिटिव आदमी कहेगा आधा भरा हुआ है। यानी 5 सीटें जीतना इन सारे परसेप्शन के बाद, हाँ। ऐसे नैरेटिव्स के बाद में, जिसने आपने सब नैरेटिव बताए, हाँ जी। और जो 3 सीटें हारी बहुत कम मार्जिन की, हाँ। सोनीपत की 20-22 हज़ार से सीट हारी, वो मैनेजेबल थी। हाँ जी। अंबाला की और कॉन्फिडेंस में हारे, हिसार में कैंडिडेट का इशू था। तो कुल मिलाकर ऐसी चीजें थी कि जो और मैनेज की जा सकती थी। 8 सीटें जीत सकते थे। हाँ जी। उस चर्चा ने मुझे थोड़ा भरोसा दिया। लेकिन उसके आगे जब मैं गया 14-19 के लोकसभा और विधानसभा और 24 का लोकसभा चुनाव का जब फिगर देखा, तो एक कॉमन फिगर आ रहा था कि हम इतनी प्रतिकूलता के बाद, इतने नैरेटिव्स के बाद में 44 सेगमेंट्स पे हमने लीड किया लोकसभा में। हाँ, असेंबली वाइज हमारी जो लीड थी वो, ये इस पर किसी का ध्यान नहीं था। हाँ। चर्चा सिर्फ वही हो रही थी, एंटी इनकम्बेंसी की हो रही थी और कांग्रेस की हो रही थी। हमारी बेसिक जो काम करने की स्ट्रेटेजी थी, फिर कुल मिलाकर हमने, और वो जो हमारी टीम थी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 3 लोग हरियाणा के प्रति और बहुत अच्छे तरीके से उनका मन था कि हम काम करें, हमें उनकी नीतियों को धरातल पर उतारना था। और जैसे मैंने कहा कि टीम काम करती, तो हमारी टीम में मैं
धर्मेंद्र प्रधान जी, बिप्लब देव जी और सुरेंद्र नागर जी, 4 लोग थे जो केंद्र की उन चीज़ों को हम नीचे डिलीवर कर रहे थे। तो हमने चारों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, अच्छी वेवलेंथ से, क्योंकि हम यहाँ हरियाणा को जिताने आए थे, इसलिए हमारा कोई ईगो नहीं था। हमने टीम हरियाणा के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री, कुल मिलाकर ये 8 की जो टीम थी, इन्होंने पूरी रणनीति अच्छे तरीके से प्लान करी। हम ज़मीन पर गए, एक अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट किया, और जो यदि कंक्लूसिव तरीके से कहूँ तो सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने रिस्ट्रक्चर किया, एक अच्छा मैनेजमेंट हमने किया, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया से लेके जो घर घर संपर्क तक का जो काम था, हमारे बूथ के स्ट्रक्चर को करने का, रिस्ट्रक्चर करने का काम था। एक अच्छा कैंपेन, जैसे मैंने बताया कि एक कैंपेन डिजाइन किया कि किस तरीके से सामाजिक तरीके के लोग मूवमेंट करें, केवल पॉलिटिकल नहीं, हमने इसमें सोशल वर्किंग भी ठीक तरीके से करी, और स्ट्रेटेजी इटसेल्फ एक पार्ट था ही उसका। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा हुआ, वो बहुत ज़्यादा भरोसे में थे और ज़मीन पे शांति से काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये कुछ फैक्टर्स थे जो जीत को प्रेरित कर रहे थे। और आपको क्या लगता है, कांग्रेस तो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, बट और क्या वजह रही कि कांग्रेस का ऐसा हाल हुआ? देखिए, एक तो मैं दिल्ली से चलूं तो उनके नेता से लेके उनके जो बाकी नेता, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक तो वोट बैंक हो सकता है सो कॉल्ड, आजकल वो भी नहीं है, वो भी बिखर गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मामले में धरातल पर कमजोर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ऊंचा होगा, नीचा होगा, लेकिन बीजेपी का नीचे तक एक मजबूत कार्यकर्ता खड़ा है, जो कांग्रेस में कमी है। वो डिपेंडेंट होते हैं अपने वोट बैंक के, और हम भरोसा करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। एक बेसिक चीज़ें। दूसरा, उनके भीतर बड़ी इनफाइटिंग थी। सबको लग रहा था कांग्रेस आ रही है, तो टिकट मांगने वालों के सिर फूटने से लेके, कपड़े फटने से लेके जो चीज़ें थी उनके यहाँ ज़्यादा थी। हमारे यहाँ इस तरीके का अनडिसिप्लिन नहीं था, सहज तरीके से जिसको टिकट थी। बहुत रिवोल्ट तो बीजेपी रिवोल्ट हुआ, लेकिन वो प्रचारित ज़्यादा था। लेकिन उसकी अच्छाई ये मानिए ना कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिस तरह की चर्चाएं आई थी, रेजिग्नेशंस हुए, उसके बाद भी हम लोगों ने 95% इस तरीके के विरोध को हम लोगों ने डाइल्यूट किया, समझाइश करी, उनको आश्वस्त किया, जो भी हम अपने तरीके से कर सकते थे हम सफल हुए, कांग्रेस नहीं हुई। लेकिन मुझे बेसिक कारण लगता है कि कांग्रेस सरकार कम आ रही थी और हुड्डा सरकार ज़्यादा आ रही थी, तो ये बार बार जो हुड्डा पे जो फोकस किया हुआ था, ये कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का कारण था। पूरे मतलब खजाने की चाबी दे दी, टिकट भी वही बांट रहे हैं, कैंपेन भी बाप बेटे कर रहे हैं, तो उसका जो हरियाणा के अधिकांश जनमानस में एक नेगेटिव असर था। दूसरा, मैं समझता हूँ कि शैलजा भी अपने आप में एक फैक्टर था, क्योंकि शैलजा जी के बारे में ये है कि वो पुरानी नेता हैं, उनका अपना एक समर्थक वर्ग है। जब ये लगा कि पूरी ताले की चाबी हुड्डा जी के पास में है, तो शैलजा के समर्थकों में निराशा स्वाभाविक थी। तो मैं इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस के बारे में जो उनके अपने समर्थकों की उदासीनता थी, वो शैलजा की समर्थकों की नाराजगी भी एक फैक्टर हो सकती है। अच्छा, और आपने जाट बेल्ट में इनरोड्स बना लिए, इन द सेंस कि आप सोनीपत में सीटें जीत गए, आप दादरी में जीते, आप बाडड़ा जीते, तो ये आपको क्या लगता है कि थोड़े से जाट्स भी बीजेपी की तरफ आए हैं, कि मतलब हाउ डिड यू मैनेज दिस? देखिए, हरियाणा के अंदर हमारे खिलाफ एक चीज़ प्रचारित की गई कि हमें किसान या जाट वोट नहीं दे रहा, जबकि इसमें सत्यता नहीं थी। 14 और 19 के लोकसभा के चुनाव इस बात को प्रूव करते हैं कि हमें अच्छे और ठोक के और मजबूत वोट मिला, तो 10 की 10 सीटें आई हमें। अभी भी यदि आप हर पोलिंग स्टेशन का, हर असेंबली का एनालिसिस करेंगे, तो हमें अपेक्षाकृत अच्छा साइजेबल वोट मिला है, इतने कुप्रचार के बाद मिला है। इसलिए मुझे खुशी है कि एक अच्छा कार्यकर्ताओं का वर्ग किसानों में हमारा था, उसने परिश्रम किया, स्थानीय समीकरणों ने काम किया, लोगों ने भरोसा किया। और मैं जिस नेशनल एजेंडे की बात कर रहा हूँ, कोई बिरादरी हो, वो कभी भी देश का बुरा नहीं चाहेगी, एक अच्छी स्थायी सरकार चाहेगी, अस्थिरता बिल्कुल नहीं चाहेगी। वो उन लोगों के साथ कोई भी कम्युनिटी खड़े नहीं होगी जो ये कहें कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे। तो कुल मिलाकर हर कम्युनिटी राम भक्त भी है, हर कम्युनिटी देशभक्त भी है, और इसलिए ये जातियों में बांटने की, पंथ और मजहब की राजनीति कांग्रेस ने करी है, बीजेपी ने नहीं करी। मुझे खुशी ये है कि 36 कौम ने बीजेपी को वोट दिया और सफल हुए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बिरादरीवाद इस समय चला होगा। सब बिरादरियों ने अच्छी संख्या में बीजेपी को वोट दिया, और तभी हम अच्छे किसानों के बेल्ट में बढ़िया सीटें हम लोग जीते हैं और अच्छा परिणाम आया है।
कल नायब सिंह सैनी जी की कैबिनेट का स्वेरिंग इन हुआ, तो हाउ डू यू लुक एट द कैबिनेट? आपने क्या करने की कोशिश करी है इन द कैबिनेट? देखिए, पहली बात तो एक अच्छा संतुलित मंत्रिमंडल है जिसमें 36 वर्ष के भी हैं और 76 वर्ष के भी हैं। अनुभव भी है और ऊर्जा भी है। जो कुल मिलाकर, क्योंकि छोटा स्टेट है इसलिए संख्या सीमित थी, मुख्यमंत्री को मिला के 14 लोग होते हैं, तो लेकिन जिनको मैं पीछे जिनका पृष्ठभूमि देखी है या जिनकी ऊर्जा देखी है, काम करते हुए देखा है, जिनका आचरण देखा है, मुझे संतोष है इस बात का कि नायब जी को एक अच्छी टीम मिली है। और वो टीम भौगोलिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक संतुलित टीम है जिसमें कुल मिलाकर कम संख्या में सब वर्गों को समाहित करने की कोशिश की है। आज ये कंप्लेंट किसी भी जगह नहीं होगी कि बीजेपी ने इस वर्ग की अनदेखी करी है। उसमें ओबीसी भी हैं, स्वर्ण भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, तो हर तबके का उसमें रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी रूप में है। मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम मिली और ये टीम अच्छा काम करेगी। आपके 2 मंत्री जीते हैं पिछली बार से, एक महिपाल ढांडा जी और एक मूलचंद शर्मा जी। महिपाल ढांडा जी तो आ गए कैबिनेट में, मूलचंद शर्मा जी क्यों नहीं आ पाए? देखिए, मैंने कहा ना कि 90 की विधानसभा है, उसमें एक लिमिटेशन है। तो जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस सोशल इंजीनियरिंग में कुछ लोग जिनको अवसर पहले मिल चुका था, हमें का नई लीडरशिप भी डेवलप करनी है, कुछ ऊर्जा भी उसमें समाहित करनी थी, इसलिए एक थोड़ी सी मर्यादा थी। लेकिन पार्टी के पास में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें, हमें बहुत कुछ लोगों को संगठन में भी समाहित करना है, कुछ लोगों को सरकार के दूसरे पार्ट पे उनको रखना है। तो कुल मिलाकर जो संख्या थी और जो भौगोलिक और सामाजिक रूप से जो हम कर सकते थे बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा, वो किया हमने। पिछली टर्म बीजेपी की देखें या उससे पिछली टर्म, दोनों टर्म्स में करनाल बहुत सेंट्रल रहा है, सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था। करनाल को कुछ नहीं मिला कैबिनेट में? देखिए, मेरे ख्याल से तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की सबसे बड़ी सरकार में और मुखिया रहे हुए हरियाणा सरकार के, वो आज भारत की सरकार में और अर्बन डेवलपमेंट जैसी पोर्टफोलियो के साथ में है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने वहाँ पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन उस लिहाज से दिया है। लेकिन जो मैंने कहा कि संगठन से लेकर सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको हम लोग उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आपने क्या नायब सिंह सैनी जी की सरकार को कोई लास्ट मिनट एडवाइस, कोई टिप कि ऐसे चलानी है सरकार, कुछ दिया? देखिए, कोई इस पर चर्चा हुई? देखिए, पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने जो इस बार का जो संकल्प पत्र बनाया है, हाँ जी, उसको हम लोगों ने लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से राय मशवरा किया। और उसी संकल्प पत्र के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हरियाणा के आगे गवर्नेंस के लिए हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, हमारा जो अपने एजेंडे के हिसाब से हम उनको ठीक कैसे करें। और इसलिए एक संकल्प पत्र पर अच्छा परिश्रम हुआ। एक अच्छा संकल्प पत्र हमारा है। जो कुछ घोषणाएं नायब सैनी पहले कर चुके हैं, 24 फसलों की, एमएसपी की, ओबीसी की, क्रीमी लेयर की, ये जो तमाम चीज़ें थी। लेकिन हमारा जो संकल्प पत्र है वो एक किस्म का विजन डॉक्यूमेंट है। इसलिए हमने ये कमिटमेंट किया था हरियाणा की जनता से कि हम कम समय में जो हमारी नीतियां हैं जिनको हम जल्दी से लागू करें। तो हमने मुख्यमंत्री जी से, उनकी मंत्रिमंडल से भी ये एक तरीके की हमारी नेक सलाह है कि हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ हमें मैंडेट दिया है जी। और इसलिए हम अपने उस मैंडेट का सम्मान करें और उस संकल्प पत्र को हम धरातल पर उतारें कैसे, हाँ जी, इस पर हम लोगों ने गंभीरता से चर्चा शुरू कर दी। थैंक यू वेरी मच हमारे पास आने के लिए पुनिया जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग this show, Decode Haryana. Keep following us on the Tribune handles.